नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे टीडीएस ऑन सैलरी का जो फोर्थ क्वार्टर का रिटर्न है वो कैसे फाइल करना है। फोर्थ क्वार्टर के रिटर्न में पहले के तीनों क्वार्टर के रिटर्न से कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी होती है, क्योंकि फोर्थ क्वार्टर में क्या होता है कि पूरे साल में जितना भी टीडीएस सैलरी के ऊपर किया गया है उसकी इंफॉर्मेशन उसमें देनी होती है। तो आज हम फोर्थ क्वार्टर के जो टीडीएस रिटर्न है फॉर्म 24Q वो आज देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको टीन एनएसडीएल की साइट ओपन करना होगा। तो गूगल पर हम सर्च करेंगे टीन एनएसडीएल। सबसे ऊपर जो साइट आती है www.teennsdl.com, इस पर हमको क्लिक करना है। देखिए टीन एनएसडीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ गए हैं। यहाँ पर आपको एक मैसेज दिखेगा, इस पर हमको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर एक मैसेज आएगा, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ऊपर की ओर देखेंगे आप तो सर्विसेज का ऑप्शन आपको दिखेगा। सर्विसेज के अंदर आपको ईटीडीएस ईटीसीएस पर क्लिक करना है। अब जैसा कि अगर आप जानते होंगे कि टीडीएस का जो रिटर्न है वो आप उसके लिए आपको आरपीयू डाउनलोड करना, आरपीयू रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी। बिना इस यूटिलिटी के आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। तो ये जो यूटिलिटी है ये आपको लेटेस्ट ही डाउनलोड करना होती है, यानी कि जब भी आप रिटर्न फाइल करें यहाँ पर आपको साइड में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ईटीडीएस ईटीसीएस आरपीयू, यहाँ पर क्लिक करना है। हर रिटर्न के साथ आपको ये प्रिपरेशन यूटिलिटी को भी डाउनलोड करना होता है, क्योंकि बिना आरपीयू, अच्छा ये आरपीयू का भी लेटेस्ट वर्जन आपको चाहिए होता है। तो जब भी रिटर्न फाइल करें सबसे पहले हमको ये आरपीयू डाउनलोड करना है। ये देखिए डाउनलोड आरपीयू वर्जन, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब हमको ये डाउनलोड हमने कर ली है तो हम डाउनलोड फोल्डर में जाते हैं। देखिए सबसे ऊपर ये आ गया है। अब यहाँ पर हम इस फाइल को अभी यहाँ से कट कर लेते हैं। इसको एक अलग फोल्डर में ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए आरपीयू फोर्थ क्वार्टर का, अब जो वहां से हमने फाइल कट की थी अब यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर हमको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर करना है। अब आपके सामने एक फोल्डर बन गया है, इस फोल्डर पर हमको क्लिक करना है। तो आपके सामने बहुत सारी फाइल्स आएगी। तो इस फाइल्स में हम नीचे की ओर जाएंगे, देखेंगे टीडीएस आरपीयू 4.0, ये वाली फाइल हमको ओपन करना है। एक बात और याद रखिएगा कि जो टीडीएस रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं इसके लिए जरूरी है कि ये आरपीओ आपको तभी आप इसमें रिटर्न फाइल कर पाएंगे जबकि आपके सिस्टम में जावा जो है वो जावा का जो अपडेटेड वर्जन है वो इंस्टॉल हो। तो पहले आप जावा का वर्जन, आपका अपडेटेड वर्जन आप पहले इंस्टॉल कर लें और ये उसी जगह पे करें जहां पर कि हम आरपीयू को भी डाउनलोड कर रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पर आपके सामने मैसेज आता है, हम ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको फॉर्म नंबर दिखेगा, यहाँ पर हमको हमारा फॉर्म, हम कौन सा फॉर्म लेंगे 20, हमको टीडीएस रिटर्न फाइल करना है सैलरी के लिए तो हम 24Q लेंगे। यदि हम अभी रेगुलर रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो रेगुलर पर क्लिक करना है। यदि कोई करेक्शन करने के लिए रिटर्न फाइल हो रहा है तो करेक्शन पर क्लिक करेंगे। कोई पहले से ही सेव फाइल है तो आप यहाँ पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अभी हम क्लिक टू कंटिन्यू करते हैं। देखिए हमारा फॉर्म 24Q ओपन हो गया। अब इसको फिल करना है। सबसे पहले हमको करना होगा फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है। फाइनेंशियल ईयर हम लेते हैं 21-22। अब हमको सिलेक्ट क्या करना पड़ेगा, क्वार्टर। क्वार्टर कौन सा है, फोर्थ क्वार्टर। सबसे ऊपर हमको पार्टिकुलर्स ऑफ स्टेटमेंट, जो रिटर्न के लिए डिटेल है यहाँ पर हमको देना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको 10 नंबर यहाँ पर देना, इंटर करना है। 10 नंबर के बाद आपको यहाँ देखिए परमानेंट अकाउंट नंबर, जो फील्ड आपको देना जरूरी है, कंपलसरी है, वही मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। परमानेंट अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर देना है कंपनी का। उसके बाद ये देखिए इज दिस अ रिवाइज रिटर्न, तो यहाँ पर नो आ रहा है। नो क्यों आ रहा है, क्योंकि यदि बाहर हम करेक्शन सिलेक्ट करते तो यहाँ पर वो यस ले लेता। उसने जब हम नया रिटर्न ही फाइल कर रहे हैं तो रिवाइज रिटर्न नहीं है तो ये अपने आप इसने नो ले लिया है। और यदि आप रिवाइज रिटर्न करते हैं तो यहाँ पर यस आएगा। और अपडेट डिडक्टर डिटेल्स में भी आपको यहाँ सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमने फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर लिया, असेसमेंट ईयर वो खुद ले लेगा। टाइप ऑफ डिडक्टर, आपका क्या स्टेटस है वो भी आपको यहाँ पर लेना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम इंडिविजुअल एचयूएफ ले लेते हैं। उसके बाद आपको देना है
सेकेंड कॉलम में आते हैं हम। सेकेंड में आप देखेंगे पर्टिकुलर्स ऑफ डिडक्टर एम्प्लॉयर, यहाँ पर एम्प्लॉयर की डिटेल आएगी, एम्प्लॉयर का नाम आएगा, उसके बाद ब्रांच डिवीजन यदि कोई है तो उसका यहाँ पे नाम आएगा, और उसके बाद आपको नेम ऑफ प्रेमाइसेस, एरिया, लोकेशन, पिन कोड, टेलीफोन नंबर आपको यहाँ पर देने हैं। लास्ट में आप ध्यान पे देखिएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर, यदि जीएसटी नंबर आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको वही फ्लैट नंबर, रोड, स्ट्रीट, टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट आपको देने हैं। उसके बाद स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। आपको अपना मेल आईडी विद अल्टरनेट मेल आईडी यदि कोई है तो वो भी आपको दे सकते हैं आप। फिर एक लास्ट में पूछ रहा है एड्रेस चेंज सिंस लास्ट रिटर्न, लास्ट में जो आपने रिटर्न फाइल किया था क्या उसमें और अभी के एड्रेस में डिफरेंस है, यदि है तो आप यस कीजिए, नहीं तो नो करना है आपको। नीचे की ओर आते हैं तो लास्ट में हमको देना है पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स, जो भी व्यक्ति टीडीएस के लिए रेस्पॉन्सिबल है उसकी डिटेल अब हमको यहाँ पर देना होगी। कई बार तो ऑनर खुद होता है तो यहाँ पर ऑनर की डिटेल ही आएगी, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ऑनर नहीं होता, जैसे कंपनी है तो वहां पर कोई ऑथोराइज्ड पर्सन होता है, कोई मैनेजर हो सकता है और भी कोई व्यक्ति ऑथोराइज्ड पर्सन हो सकता है, तो इस केस में उसकी डिटेल जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसकी डिटेल हमको यहाँ पे देनी है। उस व्यक्ति का नाम, उसका आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या डेजिग्नेशन है, फिर उस व्यक्ति का एड्रेस, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, और यहाँ पे भी देखिए यदि लास्ट रिटर्न से आपका कोई एड्रेस चेंज हुआ है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो करेंगे। लास्ट में पूछ रहे हैं रेगुलर स्टेटमेंट फॉर फॉर्म 24Q फाइल फॉर अर्लियर पीरियड, क्या पहले के पीरियड के लिए आपने 24Q फाइल किया है, तो यहाँ पर हमको यस या नो का सिलेक्शन करना है। सेम एज अबो का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, यदि आपको यही आपकी सारी डिटेल जो आपकी एड्रेस वगैरह है यदि आप चाहते हैं कि यही आपकी कॉपी हो जाए तो आप यहाँ पे सेम एज, अगर ऊपर वाला ही है तो फिर आप ये सेम एज अबो पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप कुछ अलग है आपका एड्रेस वगैरह तो परमानेंट अकाउंट नंबर, तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर हमको फिल करने होंगे। यहाँ पर हमको उसका जो व्यक्ति है उनका रिस्पॉन्सिबल है उसका परमानेंट अकाउंट नंबर आपको फिल करना है, फ्लैट नंबर लेना है, उसका पूरा एड्रेस, स्टेट, मेल आईडी, मोबाइल नंबर और रिसिप्ट नंबर ऑफ अर्लियर स्टेटमेंट फाइल फॉर फॉर्म 24Q, जो 24Q पहले फाइल किया था उसका आपको रिसिप्ट नंबर यहाँ पर देना है। उसके बाद हम यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे और फिर हम क्रिएट फाइल पर क्लिक करेंगे तो वो हमको यहाँ दूसरे चालान वाले अनेक्जर में हमको पहुंचा देगा। अब चालान वाला अनेक्जर हमको फिल करना है। देखिए अभी कोई भी रो आपको नहीं दिख रही तो हम चालान की डिटेल कैसे डालेंगे, नीचे की ओर देखना है आपको ऐड रोज करके आ रहा है, यहाँ ऐड रो पर हमको क्लिक करेंगे। वो पूछ रहा है कि ऐड नंबर ऑफ रो टू बी एडेड। अभी हमें अब कौन सा शेड्यूल चल रहा है हमारा चालान का, तो हमने जितने भी चालान इस क्वार्टर में फाइल किए हैं उतने चालान की डिटेल हमको लेना है। जैसे कि कौन सा है, फोर्थ क्वार्टर है, जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए, तो एक एक चालान तो हमको हर महीने ही हमने जमा किया होगा, तो 3 चालान तो यहाँ पर आएंगे ही सही। इसके अलावा भी यदि चालान आपने डिपॉजिट किए हैं तो उतने चालान आपको लेने हैं। तो मैं मान के चल रही हूँ कि हमने 3 चालान सबमिट किए हैं फोर्थ क्वार्टर में, तो हम यहाँ 3 चालान तो 3 ले लेंगे और ओके कर देंगे। तो ये 3 रो आ गई। अब इन तीनों रो में हमको तीनों चालान की डिटेल डालना है। सीरियल नंबर वो खुद लेगा, टीडीएस। अच्छा, ये जो ग्रे कलर से दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, कुछ एडिट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको उस चालान के, अब देखिए एक एक वाउचर हमको लेना है। पहले चालान में आपने टीडीएस की अमाउंट कितनी थी, सरचार्ज, एजुकेशन सेस, इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी थी और फी की अमाउंट कितनी थी और पेनल्टी या कोई अदर अमाउंट है तो वो यहाँ पर आपको लेना है। इस तरह से आप तीनों चालान की डिटेल यहाँ पे देंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको चालान का बीएसआर कोड देना है, डेट ऑन विच अमाउंट डिपॉजिटेड थ्रू चालान, चालान से आपने किस डेट पर जो चालान डिपॉजिट किया था वो डेट आपको यहाँ पर लेना है। चालान सीरियल नंबर आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद मोड ऑफ डिपॉजिट थ्रू बुक एडजस्टमेंट, यस और नो। यदि आपने बुक एडजस्टमेंट के थ्रू किया है, बुक एडजस्टमेंट से करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो होते हैं, वो बुक एडजस्टमेंट के थ्रू भी जो है टीडीएस को एडजस्ट कर सकते हैं। उनको जरूरी नहीं है कि वो चालान डिपॉजिट करवाए, तो ऐसी स्थिति में उनको यहाँ पर यस लेना है। बाकी सब जो चालान के थ्रू कर रहे हैं उनको क्या करना है, नो। इंटरेस्ट टू बी अलोकेटेड, जो टोटल इंटरेस्ट है उसमें से इस चालान यहाँ के लिए आप कितना इंटरेस्ट आप अलोकेट कर रहे हैं वो अलोकेटेड इंटरेस्ट की अमाउंट यहाँ पर आपको लेना है।
अदर कोई अमाउंट है तो चालान में, तो वो यहाँ पर आपको लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको लेना है माइनर हेड ऑफ चालान 200 टीडीएस टैक्स पेबल बाय टैक्स पे। यदि आप खुद से ही टैक्स पेबल कर रहे, टीडीएस पे कर रहे हैं, तो आप 200 को सिलेक्ट करेंगे। और यदि मान लीजिए कि आईटी डिपार्टमेंट द्वारा क्वेरी रेज करने के बाद आप टीडीएस रिटर्न फाइल कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, आप आईटी डिपार्टमेंट का आपके पास नोटिस आता है, फिर आप पेमेंट कर रहे हैं, तो आप 400 आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। टीडीएस रेगुलर असेसमेंट, ये कब क्या होता है कि जब असेसमेंट होता है उस दौरान आपसे आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा रेज किया जाता है, तब हम 400 लेंगे, नॉर्मल केस में हमको 200 लेना है। उसके बाद आपके पास देखिए ये हमारे चालान की डिटेल दे दी, फिर वही क्रिएट फाइल करेंगे। लेकिन इसके साथ ही जब हम एफयू फाइल बनाते हैं तो हमको एक चालान फाइल जो .csi फाइल्स में उस फॉर्मेट में होती है वो भी चाहिए होती है। तो अब हम ये भी देख लेते हैं कि जो चालान फाइल है वो हमको कहाँ से डाउनलोड करनी है। तो सब इसके लिए हमको जाना होगा वही टीन एनएसडीएल की साइट पर हम जाएंगे। टीन एनएसडीएल की जो ऑफिशियल साइट है उसके होम पेज पे सर्विसेज पे हम आते हैं। सर्विसेज में आप देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा चालान स्टेटस इंक्वायरी। तो यहाँ चालान स्टेटस इंक्वायरी पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमको लेना है 10 बेस्ड व्यू। आप चाहे तो सीन बेस्ड व्यू भी ले सकते हैं, पर ज्यादा अच्छा रहता है हम 10 बेस्ड व्यू ले, तो हम 10 बेस्ड व्यू लेंगे। यहाँ पर हमको देना है हमारा 10 नंबर। उसके बाद जो जिस पीरियड का हम लोग जो चालान की डिटेल हम वहां पर डाल रहे हैं वो जिस पीरियड में आता है तो उस पीरियड की डिटेल हमको यहाँ पर लेनी है। फ्रॉम मतलब कौन से दिन, महीने, ईयर आपको डालना है, कब तक के चालान आपको फाइल में लेना है। तो आप यहाँ पर वो क्या है डेट डाल सकते हैं। उसके बाद आपको जो ये इमेज दिख रही है उसको यहाँ पर इंटर करना, जो भी यहाँ पर टेक्स्ट दिख रहे हैं वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ डाउनलोड चालान फाइल या व्यू चालान डिटेल्स। तो आप चालान डिटेल्स देख भी सकते हैं, इसमें सारे चालान इस पीरियड के जितने भी चालान होंगे वो आपको दिखने लग जाएंगे। तो आप चाहें तो अपनी चालान डिटेल्स यहाँ पर से भी कंफर्म कर सकते हैं या फिर, और ये डाउनलोड चालान फाइल, उसके बाद आपको डाउनलोड चालान फाइल पर क्रिएट करना है। आप जैसे ही डाउनलोड चालान फाइल करेंगे तो आपको एक .csi फाइल्स क्रिएट हो जाएगी। वो फाइल भी आपको उसी फोल्डर में जाके सेव कर लेना है, और कहीं भी आप चाहें तो वो फाइल आपको सेव करना होगी क्योंकि आगे आपको .csi फाइल की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे चालान फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। अब इसका यूज कैसे आएगा वो मैं भी बताती हूँ आपको। उसके बाद हम क्या करेंगे, वापिस से हम हमारे फॉर्म की तरफ चलते हैं। शेड्यूल पर आते हैं, अनेक्सर 1 डिडक्टी डिटेल्स। यहाँ पर डिडक्टी की डिटेल्स देना है, कितने डिडक्टी की आपने जो है टीडीएस किया उन सब की डिटेल यहाँ पर आएगी। अभी भी हमको कोई रो नहीं दिख रही, नीचे की साइड जाएंगे, इंसर्ट रो पे जाते हैं। अब देखिए वहां पर हमने 3 चालान लिए थे, इसने 3 चालान बता दी। अब बोल रहा है कि नंबर ऑफ डिडक्टी रिकॉर्ड्स टू बी एडेड। हर चालान में कितने डिडक्टी थे, मतलब एक चालान आपने मान लीजिए कि एक चालान भरा 10,000 रुपए का, तो 10,000 रुपए आपने अलग अलग व्यक्तियों के टीडीएस किए होंगे जिसको एक साथ भर दिया। तो कितने व्यक्तियों का टीडीएस आपने उस चालान में भरा है, तो उसके यहाँ पे आपको नंबर लेना है। जैसे मान लीजिए कि पहले चालान में हमने 5 व्यक्तियों का टीडीएस लिया, तो हम यहाँ पे 5 ले लेंगे। फिर दूसरे चालान में हमने 6 व्यक्तियों के टीडीएस जमा किए तो 6 लेंगे। ये पर्सन वाइज आपको देखना है कितने पर्सन का टीडीएस आपने उस चालान में जमा करवाया। थर्ड में मान लीजिए केवल 2 का ही लिया तो हम ये ले लेंगे इस, और ओके पर क्लिक कर लेंगे। तो देखिए इतनी सारी रो आ गई है। चालान सीरियल नंबर भी उसने ले लिया। पहला चालान थी उसकी जितनी हमने बताई थी कि 5 डिडक्टी, तो 5 उसने ले लिए। फिर दूसरे चालान में 6 ले लिए, तीसरे में 2 ले लिए। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपकी चालान की उसने जितने डिडक्टी थी इतनी रो आपकी ले ली है। अब हम इसको फिल करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको लेना है सेक्शन अंडर विच पेमेंट मेड। कौन से सेक्शन में आपने जो है चालान डिपॉजिट किया है। अच्छा, आपको अगर समझ में नहीं आता है कौन से सेक्शन है, तो जैसे ही आप इस सेक्शन पे जाएंगे आपको ये लिखा हुआ आ जाएगा कि इसकी डिटेल आ जाएगी। जैसे 92B किया तो 192 में पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिखा हुआ आ गया। आपको खुद ही आपको पता चल जाएगा कि ये किसके लिए। तो जो डिडक्टी है उस डिडक्टी को देखते हुए आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सी सेक्शन इसके अंदर आएगी। सेक्शन सिलेक्ट करने के बाद हम आगे आते हैं। देखिए यहाँ पर भी ग्रे वाले जो है वो हमको फिल नहीं करने। सीरियल नंबर उसने ले लिया है। एम्प्लॉय रेफरेंस नंबर, हर ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉय को एम्प्लॉय कोड दिया जाता है, एम्प्लॉय रेफरेंस नंबर दिया जाता है, वो यहाँ पर हमको लेना है।
अच्छा, ये सारी डिटेल आप एक्सेल में पूरी, ये तो मैं तो आपको सिर्फ बता रही हूँ, आपके पास तो लंबी लिस्ट होगी, तो ऐसे में क्या करेंगे, आप एक्सेल से भी आप ऐसे कैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। पहले आप एक्सेल बना ले, फिर वहां से आप कॉपी पेस्ट करके लेके आए। अब यहाँ पर आपको जो आपने डिडक्टी है, जो एम्प्लॉय है जिसका टीडीएस किया है, उनका पेन नंबर आपको देना है। उसके बाद उस एम्प्लॉय का नाम आएगा, डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट, आपने उस एम्प्लॉय को कब पेमेंट किया है या उसके अकाउंट में क्रेडिट किया है, वो डेट आपको यहाँ पर लेनी है। फिर अमाउंट पेड या क्रेडिटेड, अमाउंट आपने कब पेड या क्रेडिट किए उसकी डेट यहाँ अमाउंट आएगी, यहाँ पर क्या आएगी, डेट आएगी, और आपने किस डेट पे वो पेमेंट किया है एम्प्लॉय को, और यहाँ पर क्या आएगी, अमाउंट पेड क्रेडिटेड, कितनी अमाउंट आपने इस डेट पर, कितनी अमाउंट आपने पेड या क्रेडिट उसके अकाउंट में की है। ठीक है, यहाँ पर आपकी सैलरी की, एक तरह से सैलरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, आपकी सैलरी की अमाउंट आएगी, ग्रॉस सैलरी यहाँ पर आएगी। उसके बाद अब हम आते हैं टीडीएस पर, उस पर आपने सैलरी, देखिए पहले आपने डेट ली पेमेंट वाली, उसके बाद पेमेंट या क्रेडिट वाली डेट ली, फिर आपने उस सैलरी कितनी पेड या क्रेडिट की वो ली, फिर उस पर आपने कितना टीडीएस किया, कितना सरचार्ज किया, कितना एजुकेशन सेस किया, वो डिटेल आपको यहाँ पर देना होती है। उसके बाद टोटल टैक्स डिपॉजिटेड, कितना आपने टोटल टैक्स डिपॉजिट किया है। कई बार क्या होता है कि टीडीएस तो हम ज्यादा कर लेते हैं लेकिन जो जमा है वो कम करते हैं, तो इस स्थिति में यहाँ पे अलग अमाउंट हो सकती है, नहीं तो हमारी सेम अमाउंट होगी, तो टोटल टैक्स डिपॉजिट की अमाउंट यहाँ पर आएगी। उसके बाद देखिए टीडीएस तक हमारा आ गया था, टोटल टैक्स डिपॉजिट भी ले लिया था, डेट ऑफ डिडक्शन, कब हमने टीडीएस को डिडक्ट, पहले कौन सी डेट ली थी, इधर हमने जो अमाउंट पेड क्रेडिट किया था एम्प्लॉय के अकाउंट में, और अब लेना है कि आपने डेट ऑफ डिडक्शन, आपके किस डेट पे टीडीएस उसका डिडक्ट किया है। वैसे तो जिस दिन पेमेंट या क्रेडिट करते हैं तभी कर लेते हैं, लेकिन कई बार होता है कि हम बाद में भी करते हैं, तो इसमें हमको बाद की डेट लेनी होती, तो डेट ऑफ डिडक्शन हम यहाँ पर ले लेंगे। फिर उसके बाद रिमार्क्स, रीजन फॉर नॉन डिडक्शन, लोअर डिडक्शन, हायर डिडक्शन। कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉय के द्वारा आपको एक फॉर्म दे दिया जाता है, और जो सेल्फ फॉर्म दिया जाता है, डिक्लेरेशन दे दिया जाता है, तो इस वजह से आप उसका क्या करते हैं, या तो उसका टीडीएस डिडक्ट ही नहीं करते हैं, या लोअर डिडक्ट करते हैं, या हायर डिडक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको उसका रीजन लिखना होता है, रीजन लेना होता है कि किस वजह से आपने उसका टीडीएस जो है वो कम किया है या नहीं किया है, या ज्यादा रेट से किया है। ठीक है, अब आते हैं इसके नेक्स्ट कॉलम में, सर्टिफिकेट नंबर इश्यूड बाय असेसिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 197 फॉर नॉन डिडक्शन, लो डिडक्शन। जैसा मैंने अभी बताया कि उसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय आपको एक सर्टिफिकेट देता है, तो वो सर्टिफिकेट जो है वो इश्यू का किसमें किया जाता है, असेसिंग ऑफिसर के द्वारा 197 में। तो उस सर्टिफिकेट का नंबर क्या है, जिस सर्टिफिकेट को देख के ही आपने टीडीएस कम किया है नहीं किया है, तो उस सर्टिफिकेट का नंबर भी आपको यहाँ पर देना होगा। तो देखिए ये क्या आ गई थी हमारी अनेक्जर की डिटेल, अनेक्जर 1 डिडक्टी की डिटेल्स हमने फिल कर दी थी। अब हम आते हैं अनेक्जर 2 सैलरी डिटेल्स पर। यहाँ पर भी हमको सबसे पहले कोई रो नहीं दिख रही है, तो यहाँ पर हम एड रो पर जाते हैं। इंटर नंबर ऑफ रोज टू बी एडिड, आपको कितनी रो यहाँ पर एडिट करनी है। ये रो कौन सी आएगी, आपकी टोटल आ जाएगी कि आपने कितने एम्प्लॉय का जो है पूरे साल में टीडीएस किया है, आपको कितनी एम्प्लॉय वाइज आपके कितने आपके जो है एम्प्लॉय जिनका आपने पूरे साल में टीडीएस किया है, तो उतनी रो हमको लेना। जैसे मान लीजिए हमने 25 किया है, तो यहाँ 25 करके ओके कर देंगे, तो हमारे सामने देखिए 25 रो आ गई है। ऐसे आपके जितने एम्प्लॉय हैं उस साल में जिनका टीडीएस हुआ है उनके लिए आप रो सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले अब क्या, अब यहाँ पर हमको सैलरी डिटेल, मतलब कि आपको पूरे साल की डिटेल यहाँ पर आपको देनी हो जाएगी। परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय हमने यहाँ पर लिस्ट ले रहे हैं पूरे, उसमें आपको सबसे पहले उनका हर एम्प्लॉय का पेन देना है, पेन नंबर, यहाँ पर एम्प्लॉय का पेन नंबर आएगा। उसके बाद उस एम्प्लॉय का नाम आएगा। डिडक्टी टाइप, सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है या अदर्स है। यदि सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन है तो वो सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो हमको अदर्स सिलेक्ट करना है।
डेट फ्रॉम बीच एम्प्लॉयड विथ करंट एम्प्लॉयर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर में किस डेट से जो एम्प्लॉय है उसने ज्वाइन किया है। कई बार क्या होता है कि यदि वो पहले से ज्वाइन है तब तो फिर हम जैसे 1 अप्रैल 21 है तो 1 अप्रैल 21 ले लेंगे, लेकिन मान लो कि उसने 1 अप्रैल की जगह आपसे जुलाई 21 में ज्वाइन किया तो अब यहाँ पर क्या लेंगे आप, जुलाई 21 की जो डेट है वो लेंगे, मतलब उसकी ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर आएगी। या फिर अगर वो पहले से ही है तो फिर क्या आ जाएगा, 1 अप्रैल आ जाएगी। उसके बाद डेट टू विच एम्प्लॉयड विद करंट एम्प्लॉय इन द करंट फाइनेंशियल, फिर जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उस एम्प्लॉय ने कब तक कौन सी लास्ट डेट थी उसकी। इस क्या होता है कि यदि मान ली कि उसने बीच में मान लीजिए कि फरवरी में ही उसने क्या किया, वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी, तो आपने कब तक का टीडीएस किया होगा उसका, फरवरी तक का, तो हम यहाँ पर फरवरी उसने जो उसकी डेट थी छोड़ने की वो डेट यहाँ पर ले लेंगे। लेकिन मान लीजिए कि उसने मार्च तक नहीं छोड़ा है तो फिर क्या आएगी, 31 मार्च यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एक तरह से उसने क्या करा है, पूरे साल ही काम किया है, तो यहाँ पर हम 31 मार्च ले लेंगे यदि उसने जो है ऑर्गेनाइजेशन नहीं छोड़ा है। चलिए इस डिटेल्स को आप ज्यादा ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेल्स हमको फिल करनी होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप आते हैं तो रिपोर्टेड टोटल, अब हम कौन से कॉलम में आ गए, 9 नंबर वाले कॉलम में आ गए हैं। रिपोर्टेड टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव फ्रॉम अदर एम्प्लॉयर। क्या होता है कि कई बार जैसे उसने जो एम्प्लॉयर है एम्प्लॉई है वो अपने एम्प्लॉयर को पिछले ऑर्गेनाइजेशन में, यानी पिछला मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर में उसने जैसे जुलाई में ज्वाइन किया तो अप्रैल मई जून की सैलरी उसने कहाँ ली होगी, अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर से। तो उसने प्रीवियस एम्प्लॉयर की सैलरी अगर आपको बताइए कि मैंने 3 महीने में इतनी सैलरी वहां से ली है तो वो जो रिपोर्ट करेगा वो सैलरी आपको यहाँ पर लेना है। साथ में टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी है तो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। फिर टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(2) के अंदर जो डिडक्शन होती है वो अमाउंट यहाँ पर आपको लेना है। ठीक है, फिर टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(3). आप सेक्शन का ध्यान रखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये सेक्शन में हमको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसमें फिर एक अलग से वीडियो बना दूंगी। क्योंकि अभी तो हम क्या है सिर्फ ये देख रहे हैं कि 24Q हमको 4th क्वार्टर का कैसे फाइल करना है। यहाँ पर हम 16(3) के अंदर जो भी डिडक्शन है वो अमाउंट यहाँ पे आएगी। यहाँ पर आपको 16IA में जो डिडक्शन है वो यहाँ पर आपको लेना है। तो ये कितने कॉलम हमने देख ली, 13 कॉलम हमारे हो गए हैं। अब आते हैं 15, हम कॉलम नंबर 15 को देखते हैं। इनकम और लॉस एडमिसिबल लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रिपोर्टेड बाय एम्प्लॉय ऑफर्ड फॉर टीडीएस। सैलरी के अलावा हाउस प्रॉपर्टी से यदि कोई इनकम या लॉस अगर एम्प्लॉय द्वारा आपको बताया गया है, रिपोर्ट किया गया है, तो वो लॉस या इनकम आपकी इस कॉलम में ली जाएगी। उसके बाद हमको 19 वाले कॉलम पर आना है। अमाउंट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80 CCG एप्लीकेबल फ्रॉम फाइनेंशियल, ये अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है। यहाँ पर इन दोनों कॉलम में हमको कुछ भी नहीं लेना है। उसके बाद हम आते हैं कॉलम नंबर 23। कॉलम नंबर 23 में हमको लेना है इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम। जितना टैक्स हमने कैलकुलेट किया है उसकी टोटल इनकम पर वो यहाँ पर आएगा। उसके ऊपर सरचार्ज कॉलम नंबर 24 में, उसके आगे वाले कॉलम में आएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। उसके बाद इनकम टैक्स रिलीफ अंडर सेक्शन 89 व्हेन सैलरी इज पेड इन अरियर आर इन एडवांस। यदि सैलरी आपको कोई पिछली सैलरी दी गई है या फिर कोई एडवांस में सैलरी दी गई है और सेक्शन 89 में आपको रिलीफ भी दी जा रही है एम्प्लॉय को, तो रिलीफ की अमाउंट यहाँ पर आती है। उसके बाद कॉलम नंबर 28, कॉलम नंबर 28 में टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड सोर्स बाय द करंट एम्प्लॉय फॉर द होल ईयर। पूरे साल में जो हम करंट एम्प्लॉयर मतलब जो रिटर्न फाइल कर रहा है उसने पूरे साल में जितना टीडीएस किया है वो सब पूरी अमाउंट यहाँ पर आएगी, सभी क्वार्टर को मिलाकर पूरे साल की टीडीएस अमाउंट इस कॉलम में आएगी। फिर उसके बाद रिपोर्टेड अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड सोर्स बाय अदर एम्प्लॉय। मैंने जैसे पहले बताया था कि यदि जो एम्प्लॉय है उसने बाद में ज्वाइन किया है या हो सकता है वो एक से दो जगह पर वो काम कर रहा हो, तो उसने दूसरे एम्प्लॉयर जो उसका है उसने यदि उसका कुछ टीडीएस किया है और उसने एम्प्लॉय ने आपके यहाँ पर रिपोर्ट करा है कि इतना टीडीएस, इतनी इनकम पर इतना टीडीएस पिछले एम्प्लॉयर के द्वारा हुआ है, तो इस स्थिति में क्या होगा, आपको वो जितना भी उसने टीडीएस रिपोर्ट किया है वो टीडीएस आपको इस कॉलम में लेना है। अब आते हैं
कॉलम नंबर 32, वेदर टैक्स डिडक्टेड एट हायर रेट ड्यू टू नॉन फर्निशिंग अ पेन। यदि शुरू में हो सकता है कि डिडक्टिव ने पेन नंबर नहीं दिया और हमने उसका ज्यादा टीडीएस हायर रेट से टीडीएस कर लिया है, तो हमको यहाँ पर बताना है कि क्या हमने इसका हायर रेट से टीडीएस किया है। कॉलम नंबर 33, हाउस रेंट अलाउंस वेदर एग्रीगेट रेंट पेमेंट एक्सीड ₹1,00,000। हाउस रेंट अलाउंस की डिडक्शन ली जाती है एम्प्लॉय के द्वारा। तो यदि एम्प्लॉय के द्वारा डिडक्शन ली गई, उसमें जो उसने एग्रीगेट रेंट पेमेंट किया है वो 1,00,000 रुपए से ज्यादा किया है, तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो करना। यदि आप यस करते हैं, यदि आप यस करते, नो करते हैं तो कुछ नहीं, यस करते हैं तो आपको इसके बाद वाला जो कॉलम है, इफ एग्जम्पशन इज क्लेम्ड अंडर सेक्शन 1013 है पेन ऑफ लैंडलॉर्ड, तो उसका अपने लैंडलॉर्ड का यहाँ पर आपको उसका लैंडलॉर्ड का पेन भी देना होगा। अगर पेन नंबर नहीं है वैलिड उसके पास, तो फिर आपको यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि पेन नंबर नहीं है लेकिन वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या पेन नंबर नहीं है तो वो नॉन रेसिडेंट है, या फिर पेन नंबर नहीं है और अदर्स है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, लैंडलॉर्ड का पेन नंबर, उसके बाद उसका नाम आएगा, 35 में उसका नाम आ जाएगा लैंडलॉर्ड का। उसके बाद इफ एग्जम्पशन इज क्लेम्ड, अच्छा ऐसे आपको कई बार क्या होता है एक से ज्यादा मकान मालिक होते हैं, तो उस केस में यहाँ पर ऐसे देखिए सेकेंड भी दिया हुआ है, थर्ड भी, फोर्थ भी, अगर आपने 4 तक आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें आप उसको डिटेल दे सकते हैं। फिर हम आते हैं कॉलम नंबर 42 पर। अगर जितने भी लैंडलॉर्ड है उनकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। एक कॉलम में क्या देंगे, पेन नंबर, दूसरे में उसका नाम। वेदर इंटर, अब कॉलम नंबर 42 की बात करते हैं, वेदर इंटरेस्ट पेड टू द लेंडर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या आपने लेंडर को इंटरेस्ट पेड दिखाया है, तो वो आपको उस लेंडर की डिटेल यहाँ पर देनी है। तो आपको पहले तो यस या नो बताना है कि आपने क्या उसमें इंटरेस्ट पेड लिया है, तो यस करेंगे। फिर उसके अगले वाले कॉलम में आप देखेंगे पेन ऑफ लेंडर, आपको अपने लेंडर का पेन नंबर यहाँ पर देना है। इफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन इज क्लेम्ड अंडर सेक्शन 24B, ठीक है। उसके बाद आपको नेम ऑफ लेंडर 1 देना है। पहले लेंडर का आपको जैसे मैंने अभी इसमें हमने देखा था लैंडलॉर्ड वाले में HRA में, वैसे ही सेम इसमें भी है कि यदि आप एक से ज्यादा लेंडर है तो आप लेंडर 1, अगर एक है तो आप लेंडर 1 में डिटेल देंगे, एक से ज्यादा है तो पहले लेंडर 1 की डिटेल देंगे, उसका क्या देना, पेन नंबर और नाम। वैसे ही यदि लेंडर एक से ज्यादा है तो सेकेंड लेंडर का नाम और पेन नंबर, थर्ड का, फोर्थ का, इस तरह से आपको देना है। चलिए अब हम आते हैं कॉलम नंबर 51 में। ये अब हमारे जो कॉलम आएंगे वो आ रहा है सुपर एन्युएशन फंड से रिलेटेड, वेदर कॉन्ट्रीब्यूशन पेड बाय द ट्रस्टीज ऑफ एन अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है यस या नो। यदि कोई भी कंट्रीब्यूशन ट्रस्टीज के द्वारा एक अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में दिया जाता है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। फिर कौन से फंड में दिया गया उस फंड का आपको सुपर एन्युएशन फंड का नाम देना है, डेट देनी है, डेट फ्रॉम विच एम्प्लॉय हैज कंट्रीब्यूटेड, कब से वो कंट्रीब्यूटेड कर रहा है, डेट टू विच द एम्प्लॉय हैज कंट्रीब्यूट, किस डेट तक उसने कंट्रीब्यूट किया है, अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन रीपेड ऑन अकाउंट ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटरेस्ट का कुछ रीपेमेंट रीपेड भी हुआ है क्या कंट्रीब्यूशन का, तो वो यहाँ पर अमाउंट आएगी। फिर उसके बाद जो एवरेज रेट ऑफ रिडक्शन ऑफ टैक्स ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 ईयर, पिछले 3 सालों में कोई जो रेट थी वो उसका एवरेज रेट आपको यहाँ पे लेना है। द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड ऑन रीपेमेंट, जो रीपेमेंट किया है उस पर क्या कुछ टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो वो अमाउंट यहाँ पर लेना है। चलिए ये सारी डिटेल किसकी थी, सुपर एन्युएशन फंड से रिलेटेड थी। उसके बाद हम आते हैं कॉलम नंबर 59। यहाँ पे आपको 59 में सबसे पहले लेना है ग्रॉस सैलरी एज पर सेक्शन 17(1). ग्रॉस सैलरी के बाद लेना है हमको वैल्यू ऑफ परक्यूसाइड एज पर सेक्शन 17(2). फिर उसके बाद 17(3) प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी आपको यहाँ पर बताना है। ट्रेवल कंसेशन और असिस्टेंस सेक्शन 10(5) में यदि कोई अमाउंट है तो हम यहाँ पर लेंगे। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी की अमाउंट सेक्शन 10(10) के अंतर्गत जो है वो यहाँ पर आएगी इस कॉलम में। उसके बाद कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन सेक्शन 10(10)A, तो वो अमाउंट यहाँ पर लेना है। 60 कॉलम नंबर 64 कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन सेक्शन 10(10)A यहाँ पर हमको लेना है।
उसके बाद केस इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी एनकेशमेंट, यदि कोई लीव सैलरी आपको पेड की गई, आपने पेड की है अपने एम्प्लॉय को, तो यहाँ पर उसके कोई कैश दिया है आपने, कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी, मतलब जो लीव थी उसके बदले में कोई एनकेशमेंट किया गया है तो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। हाउस रेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 10(13)(a) यहाँ पर अमाउंट डालना है। अमाउंट ऑफ एनी अदर एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10, इसके अलावा कोई भी एग्जाम्पशन है अंडर सेक्शन 10 में तो वो यहाँ पर आपको लेनी है। इस तरह से फिर टोटल आपके यहाँ ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगी। फिर आपको आना है कॉलम नंबर 69, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज ऑफर्ड फॉर टीडीएस। यदि एम्प्लॉय के द्वारा आपको कुछ और भी इनकम बताई गई है अदर सोर्सेज की, तो देखिए हमने सैलरी के तो खुद ही लेंगे, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी की देख ली थी, अगर अदर सोर्सेज की भी कोई इनकम बताई है तो ये इनकम आपको यहाँ पर लेना है, जिसपे क्या होगा कि आप कैलकुलेट करके इस पे इसका लिए भी टीडीएस आपको ही करना है, तो ये इनकम आपको इस कॉलम में लेना है। अच्छा, जो भी मैंने बताया कि दूसरे एम्प्लॉयर की सैलरी लेना है या हाउस प्रॉपर्टी की कोई डिटेल लेना है या फिर अदर सोर्सेज की लेना, तो ये आप तभी ले पाएंगे जबकि आपके एम्प्लॉय द्वारा आपको रिपोर्ट किया जाए। नहीं किया जाता है तो उसमें आप नहीं ले सकते हैं। कॉलम नंबर 70 पर आते हैं, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 80C की अमाउंट आपको यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट लेनी है। अब यहाँ देखना, जो हम सेक्शन 80 की डिडक्शन देख रहे हैं, 80C में सबसे पहले आप क्या है 80C की ग्रॉस अमाउंट यहाँ पे लेना है। फिर इसके पास वाले कॉलम में आपको इसी 80C की डिडक्टेबल अमाउंट, मतलब पहले तो कितनी ग्रॉस अमाउंट थी उसमें से डिडक्टेबल कितनी है वो अमाउंट हमको यहाँ पर लेनी है। जैसे कि 80C में हमने तो 1,70,000 रुपए, लेकिन डिडक्टेबल अमाउंट कितनी होगी 1,50,000 रुपए, तो हम यहाँ पर लेंगे। इसी तरह से डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड 80CCC की अमाउंट ग्रॉस अमाउंट यहाँ पर लेना है, डिडक्टेबल अमाउंट उसके पास वाले कॉलम में। फिर 80CCD1 की ग्रॉस अमाउंट यहाँ पर और डिडक्टेबल अमाउंट उसके पास में लेना है। इस तरह से आपको डिडक्शन जो है पहले ग्रॉस अमाउंट फिर डिडक्टेबल अमाउंट देना है। ऐसे 80D जो इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड है उसमें भी आपको ग्रॉस अमाउंट डिडक्टेबल अमाउंट, हो सकता है बहुत सारे सेक्शन में तो ये अमाउंट सेम होगी, अगर अलग अलग होती है तो हमको अलग अलग देना है। 80E कॉलम नंबर 83 में आपको 80E की डिडक्शन लेनी है। 80D में कौन सी आती है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, तो उसकी भी पहले डिडक्टेबल अमाउंट लेनी है 83 वाले कॉलम में। उसके पास वाले कॉलम में हम लेंगे जो क्वालिफाइंग अमाउंट है उसकी डिडक्टेबल अमाउंट 82 में आपको उसकी ग्रॉस अमाउंट लेनी 80E की डिडक्शन की, और उसके बाद 83 वाले कॉलम में आपको डिडक्टेबल अमाउंट लेनी है। उसके बाद आते हैं हम 80G पर, कॉलम नंबर 84 टोटल डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ डोनेशन, ये आता है 80G में जो डोनेशन किया गया है उसकी डिडक्शन यहाँ पर आपको बतानी है अमाउंट। तो यहाँ कॉलम नंबर 84 में आपको ग्रॉस अमाउंट लेनी है, फिर उसमें से कितनी क्वालिफाई अमाउंट है वो आपको उसके पास वाले कॉलम 85 में लेना है, फिर उसमें से भी आपको कितनी डिडक्टेबल अमाउंट है वो आपको कॉलम नंबर 86 और उसके पास वाले कॉलम में आपको लेना है। तो 3 कॉलम आपको किसके लिए लेने हैं, ये तीनों 80G के लिए। उसके बाद आते हैं हम 80TTA इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में भी हमको इंटरेस्ट एम्प्लॉय को इंटरेस्ट मिलता है, तो उसकी डिटेल आपको देनी, पहले ग्रॉस अमाउंट, फिर क्वालिफाइंग अमाउंट और फिर डिडक्टेबल अमाउंट। कॉलम नंबर 90 पे हम आते हैं। 90 वाले कॉलम में आपको लेना है रिबेट अंडर सेक्शन 87A इफ एप्लीकेबल, यदि 87A के अंतर्गत रिबेट बनती है तो वो इस कॉलम में आ जाएगी। उसके बाद अमाउंट डिडक्टेबल अंडर एनी अदर प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 6A ग्रॉस अमाउंट, यदि इसके अलावा भी किसी सेक्शन में यदि कोई डिडक्शन है तो यहाँ पर लेंगे। इसमें सबसे पहले आपको ग्रॉस अमाउंट देनी है, फिर उसके पास वाले कॉलम में क्वालिफाई अमाउंट, और फिर जो कॉलम नंबर 93 है उसमें आपको लेना है वेदर ऑप्टिंग फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115BAC। 115BAC का जो ऑप्शन है न्यू टैक्स रिजीम में, अभी क्या एम्प्लॉय को क्या मिला हुआ है, या तो न्यू टैक्स रिजीम से टैक्स भर सकता है या ओल्ड टैक्स रिजीम को, तो उसने न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया है तो आप यहाँ पर यस लेंगे। अगर नहीं उसने ओल्ड टैक्स रिजीम से को ही ऑप्ट किया है तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट करना है। तो ये हमने दे दी सैलरी की डिटेल अनेक्सर 2 में। अब इसको सेव करके फिर आप क्रिएट फाइल पे क्लिक करेंगे तो आप किस पे आ जाएंगे, अनेक्सर 3।
अब हम अनेक्जर 3 की बात करते हैं कि अनेक्जर 3 में, अब देखिए अनेक्जर 2 तक तो आप सभी एम्प्लॉयर को देना है, अनेक्जर 3 बहुत ही कम पर लागू होता है। किस पर होता है वो देख लेते हैं। अनेक्जर 3 जो रिलेटेड है वो सेक्शन 194 पीप से रिलेटेड है। 1 अप्रैल 2021 से एक सेक्शन इंसर्ट की गई थी, सेक्शन 194 पी, जिसमें कि क्या हुआ था, कुछ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना होगा। तो इसमें आपको ये समझना होगा कि वो जो स्पेसिफाइड पर्सन कौन है। सेक्शन 194 बी का थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ बता देती हूँ। सेक्शन 194 में था कि जो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना है। तो उसकी कुछ कंडीशन थी। स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन मतलब जिनकी की एज 75 ईयर्स या उससे ज्यादा हो और वो प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट हो, साथ ही उनकी सिर्फ 2 इनकम हो, एक तो पेंशन इनकम और दूसरी इंटरेस्ट इनकम, और इंटरेस्ट इनकम भी वो जो कि उसी बैंक से इंटरेस्ट मिला हो जिस बैंक में उनका पेंशन इनकम मिलती है, जिस बैंक से। तो ठीक है, ये कंडीशन जिस पर लागू होती है वो क्या कहलाते हैं, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। तो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन पर अगर ये सारी कंडीशन लागू हो जाती है तो उनको रिटर्न फाइल नहीं करना होता है। तो अब वो इस स्थिति में क्या होता है, जो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है उनको एक डिक्लेरेशन अपनी बैंक को देना होता है। अच्छा, बैंक भी क्या होती है, स्पेसिफाइड बैंक होती है। तो इसमें क्या होता है कि जब सीनियर सिटीजन जो है, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, उनको एक डिक्लेरेशन अपनी बैंक को देना होता है। तो ये उन पे लागू होता है जिनके यहाँ पर स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को जो ब्याज की इनकम और पेंशन या इंटरेस्ट की इनकम पे करते हैं, यानी कि ये बैंक्स पर लागू होगा ये वाला अनेक्जर। और तो चलिए इस अनेक्जर को हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले वही हमको रो ऐड करनी है। रो ऐड कितनी करेंगे, जितने स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है उनके जितने भी हैं डिडक्टिव उनके हम ले लेते हैं। मान लीजिए 5 है तो यहाँ पे हमने 5 लिया, ओके किया, तो 5 रो हमारे सामने आ गई। सबसे पहले हमको स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन का परमानेंट अकाउंट नंबर यहाँ पर देना है, फिर उस स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन का नाम देना है, डिडक्टिव टाइप देना है कि वो सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है। उसके बाद वेदर ऑप्टिंग फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115 बीएससी, जैसा हमने पिछले वाले अनेक्जर में देखा था, वैसे ही आपको यहाँ पे देखना है कि क्या वो 115 बीएससी मतलब न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर रहे हैं तो यस, नहीं तो हम नो करेंगे। उसका नंबर 7 में ग्रॉस पेंशन की अमाउंट आएगी। यहाँ पर पेंशन की आपको ग्रॉस अमाउंट लेनी है। उसके बाद कॉलम नंबर 8 में आएगा टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 16IA। यहाँ पर आपको डिडक्शन लेनी कौन से सेक्शन के अंतर्गत, 16IA। उसके बाद आपको कॉलम नंबर 9 में लेना है टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट सेक्शन अमाउंट, यहाँ पर आ जाएगी। चलिए इसके बाद आते हैं कॉलम नंबर 12 पर। कॉलम नंबर 12 में हमको लेना है इंटरेस्ट इनकम अंडर द अदर सोर्सेज पेड बाय द स्पेसिफाइड बैंक। मैंने अभी बताया था स्पेसिफाइड पर्सन का क्या होता है, उनको इंटरेस्ट भी उसी बैंक से ही मिलता है जहां से उनको पेंशन मिलती है। तो वो स्पेसिफाइड बैंक से जो इंटरेस्ट की इनकम मिली है, जो कि कहां पर अदर सोर्स के हेड में आती है, जैसे इंटरेस्ट की इनकम, तो वो इंटरेस्ट की अमाउंट इस कॉलम में देना है। उसके बाद डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस 80C की यदि कोई डिडक्शन है तो वो इस कॉलम में लेंगे। अच्छा, लेने का तरीका वही है 80C से 80U तक की डिडक्शन, जो कि अभी हमने अनेक्जर 2 में देखी है। तो इसको मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगी क्योंकि अनेक्जर 2 में जैसे हमने फील की थी वैसे ही सारी डिडक्शन, जैसे 80C है वही ग्रास अमाउंट लेना है, फिर डिडक्टेबल अमाउंट लेना है 80CCC, सारी डिडक्शन आपको यहाँ पर 80D, 80E, 80G, 80TTB, ये सारी डिडक्शन आपको यहाँ पर लेना है। कैसे लेंगे, वही पहले ग्रास अमाउंट फिर डिडक्टेबल अमाउंट, किसी में ग्रास अमाउंट है, क्वालिफाइंग अमाउंट है, फिर डिडक्टेबल अमाउंट है। सेम कॉलम नंबर 56 में आ जाते हैं। 56 में भी आपको जैसे हमने देखा था, जो जितनी उनकी टोटल इनकम आती है आफ्टर डिडक्शन उस पर कितना टैक्स बनता है, फिर रिबेट 87A की रिबेट यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद सरचार्ज यदि एप्लीकेबल होता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको लेनी है। उसके बाद रिलीफ अंडर सेक्शन 89 में यदि कोई रिलीफ मिलती है तो यहाँ, और नेट टैक्स पेबल, और फाइनली कितना टैक्स पेबल बनता है वो इस कॉलम में आ जाएगा। तो ये वाला जो अनेक्जर है वो हर किसी पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहां तक तो हमारा क्या हो गया, फॉर्म 24Q हमने पूरी तरह से फाइल कर लिया है। अब फॉर्म 24Q को सबमिट करने की प्रोसेस अब हम देखते हैं कि इसको कैसे सबमिट करना है। हमको को कंप्लीट करने के बाद हमको क्रिएट फाइल पर क्लिक करना है।
क्रिएट फाइल पर पहले आप सेव कर लीजिएगा ताकि डाटा आपका कहीं भी ना जाए। यदि आपको इसमें कुछ चेंज भी करना हो तो आप कर सकें। तो यहाँ पर सेव पर आप क्लिक करने के बाद फिर आपको क्रिएट फाइल पर क्लिक करना है। जब हम क्रिएट फाइल पर क्लिक करते हैं तब हमारी एफयू फाइल बनती है जो कि हमको अपलोड करते वक्त जरूरत होती है। तो चलिए उसके आगे फिर जैसे ही हम क्रिएट फाइल करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से विंडो दिखेगी। उसमें सबसे पहले चालान इनपुट फाइल नेम विद पाथ। आपको यहाँ पे वो लोकेशन सिलेक्ट करना है जहां पर कि आपने जो चालान फाइल हमने चालान स्टेटस वाली जो फाइल हमने .csi फाइल जो हमने इंपोर्ट की थी, डाउनलोड की थी, वो फाइल आपने कहाँ सेव की थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। वो वाला फोल्डर आपको सिलेक्ट करना है, वो फाइल आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर सेकेंड नंबर पर आपको यहाँ पर वो लोकेशन सिलेक्ट करना है जहां पर कि आप एफयू फाइल जो है, नई जो एफयू फाइल बनेगी वो कहां पर बनेगी, वो जो है लोकेशन वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये जहां तक कि आप न्यू फोल्डर में ही सिलेक्ट करें इसको, क्योंकि उसमें आपको तुरंत आपको पता चल जाएगा कि यदि कोई एरर फाइल भी आएगी तो उसी न्यू फोल्डर में आ जाएगी, तो अलग रहेगी तो अच्छा रहेगा। तो इसको न्यू फोल्डर में ही सेव करें। उसके बाद आपको करना है वैलिडेट पर क्लिक। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद यदि आपकी सारी इंफॉर्मेशन सही है तब तो आपकी ये देखिए 24qc1.fvu फाइल आपकी क्रिएट हो जाती। इसी फाइल को हमको जिप फाइल में कन्वर्ट करके फिर जो है टीडीएस रिटर्न फाइल करना होता है, तो उसको हमको इसी एफयू फाइल को जिप फाइल में कन्वर्ट करना होता है। और टीडीएस का रिटर्न कैसे फाइल करना है, इसके आगे की पूरी प्रोसेस मैंने अलग से वीडियो बनाया है कि टीडीएस टीसीएस का रिटर्न कैसे फाइल करना है। उसमें आपको ये एफयू फाइल की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप चाहे तो उसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ से आपकी क्या हो गई, एक तरह से इस तरह से आपको एफयू फाइल यानी कि टीडीएस टीसीएस रिटर्न आपका तैयार हो गया। अब हम बात करते हैं कि यदि आपने हो सकता है कुछ एरर रह गई हो फॉर्म में, तो फिर आपको यहाँ पर इस जो फोल्डर है उसमें आप देखेंगे तो इस तरह से 27qq1 error.html फाइल दिखेगी। तो आपको इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या हुआ कि आपकी एफयू फाइल नहीं बनी, आपकी एरर फाइल बन गई, मतलब उसमें कुछ आपकी प्रॉब्लम है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी एरर थी वो सामने आपके आ जाएगी, जैसे कि कहाँ पर आपकी जो फील्ड है कौन से फील्ड में, जैसे रेस्पॉन्सिबल पर्सन मोबाइल नंबर, फिर उसकी एरर कोड भी आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन आ जाएगा कि आपने क्या एरर की है। तो आप उस एरर को ठीक कर लें और उसके बाद फिर से सेव करें, तब आपकी एफयू फाइल क्रिएट हो जाएगी। एफयू फाइल बन जाने के बाद हमको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा www.incometax.gov.in। इस साइट पर आने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाए उसके बाद आपको ई फाइल सेक्शन में जाना है। ई फाइल के अंदर आप जाएंगे इनकम टैक्स फॉर्म्स में। इनकम टैक्स फॉर्म्स के बाद आपको सिलेक्ट करना है फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद सारे फॉर्म की लिस्ट आ जाएगा, तो हम आ जाएगी। उसके बाद हम नीचे की ओर जाएंगे, नीचे आपको दिखेगा डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फॉर्म टीडीएस। यहाँ पर हमको फाइल नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको प्लीज सिलेक्ट फॉर्म, हमको कौन सा रिटर्न फाइल करना है, 24Q सैलरी। तो यहाँ पर हम 24Q सैलरी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमको फाइनेंशियल ईयर और क्वार्टर को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको अपलोड टाइप को सिलेक्ट करना, अपलोड में आप रेगुलर फाइल कर रहे हैं या करेक्शन वाला, तो हम यहाँ रेगुलर पर सिलेक्ट करेंगे। और उसके नीचे आप आएंगे अपलोड टीडीएस फाइल। यहाँ पर आपको अपनी टीडीएस फाइल को अपलोड करना है। टीडीएस फाइल आपको जीप फाइल के में कन्वर्ट करके आपको अपलोड करना है। इसके लिए देखिए नीचे लिखा है एफयू वर्जन, तो यहाँ पर जो फाइल होगी वो किस में होनी चाहिए कि एफयू वर्जन की होनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया है कि फाइल को एफयू में कैसे क्रिएट करते हैं। तो वहां पर हमने एफयू फाइल बना ली थी, उस एफयू फाइल को आपको बस जीप फाइल में कन्वर्ट करना है और यहाँ पर आपको उसको अटैच कर देना है। तो इस तरह से आपका जो है रिटर्न आपको फाइल हो जाएगा। इसके बाद हमको प्रोसीड टू ई वेरीफाई पर क्लिक करना है। कंफर्मेशन आएगा, यहाँ पर हम यस करेंगे। उसके बाद आपको ई वेरीफाई के ऑप्शन आएंगे, आपको जिस भी ऑप्शन से आपको ई वेरीफाई करना है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास डीएससी अटैच करने के लिए मैसेज आ जाएगा, तो आप यहाँ पर आपको क्लिक करना आई हैव डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड ईएम साइनर यूटिलिटी। आपको यदि डीएससी अटैच करने के लिए आपके पास ईएम साइनर यूटिलिटी भी इंस्टॉल होनी चाहिए।
और यदि नहीं है तो आप यहाँ पर देख लीजिए क्लिक हियर टू डाउनलोड emSigner यूटिलिटी, तो यहाँ पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद डिजिटल सिग्नेचर के प्रोवाइडर सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर हमको पासवर्ड देना है। उसके बाद हम साइन पर क्लिक करेंगे। फिर मैसेज आएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट फॉर्म टीडीएस टीसीएस रिटर्न, तो यहाँ पर यस पर क्लिक करें। देखिए आपके सामने मैसेज आ गया है सबमिटेड सक्सेसफुली। तो फाइनली आपका जो रिटर्न था उसकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। हमारा रिटर्न जो था टीडीएस का वो 4th क्वार्टर का आपका रिटर्न सबमिट हो चुका है।